हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फेरी टेल। अब तक हमने देखा वी साउथ जिनचैन की वजह से दोबारा मून पैलेस चला जाता है और लैंसन गुस्सा कर रहा होता है। तभी उसके पास एक सैनिक आता है। तब लैंसन उसके साथ मीटिंग रूम के लिए चला जाता है जहाँ पर लैंडकुरन और जिबोजन पहले से थे, जहाँ वो तीनों ही वी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वी ट्रू एंजल बन चुका था। इस वजह से मून पैलेस के नियम उस पर भी लागू होते हैं और वी ने रूल को ब्रेक कर दिया है। अब पता नहीं उसे क्या पनिशमेंट मिलेगी। इस बात के डर से वो सभी काफी ज्यादा परेशान थे। आगे हम लैंसन को साइलेंट पैलेस के बाहर बैकयार्ड में देखते हैं जहां वो खाली आसमान की तरफ देख रहा था। वो इस वर्ल्ड का बेस्ट कल्टीवेटर में से एक है, पर फिर भी उसकी एक लिमिट है क्योंकि वो एक ह्यूमन है। ये सब सोचकर वो खुद को पावरलेस और होपलेस महसूस कर रहा था। तभी उसके हाथों को कोई थाम लेता है। लैंसन जब उसकी तरफ देखता है तो वो युआन था जो उसकी तरफ क्यूटली स्माइल कर रहा था। अपने पिता की अटेंशन मिलने पर युआन कहने लगता है, पापा आप यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हैं और एंजल का कहाँ है? युआन के सवाल से लैंसन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। हालांकि उसका फेस एक्सप्रेशन लेस ही था और वो कहता है वो वापस चले गए। सियान की जाने की बात सुनकर युआन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। सियान से उसे अपनी मदर की वार्म मिल रही थी जो कहीं खो चुकी थी और उसे दोबारा से ऐसा लग रहा था कि उसने फिर से अपनी मदर को खो दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। लैंसन अपने बेटे को इतना उदास देखकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए हक कर लेता है, जहाँ युआन भी उससे पूरा लिपट जाता है। लैंसन युआन की बैक को रब करते हुए कहता है, पर उन्होंने मुझसे वादा किया है वो हमसे मिलने जरूर आएंगे। ये सुनकर भी युआन आगे से खामोश ही रहता है। वो बस विश कर सकता था उसके एंजल उससे मिलने जल्दी वापस लौटे। लैंसन जो वी के बारे में ही सोच रहा था, वो मनी मन ये प्रेयर कर रहा था वी वहाँ बिल्कुल ठीक हो, वो बिल्कुल सेफ हो। उसका दिल बहुत बेचैन था। ये उनकी जुदा होने का गम था या फिर वो डर कहीं भी किसी तकलीफ में ना हो। क्या वो वहाँ ठीक है? यहाँ लैंसन का मन बेचैन था और उधर मून पैलेस में वी अरीना के बीचों बीच खड़ा हुआ था। वहाँ सभा लगी हुई थी। सारे ऑफिसर अपनी सीट पर बैठे हुए थे। उन ऑफिसरों के बीच में से एक पर्सन खड़ा होता है और वी से कहता है, सियान, एक हाई रैंक एंजल होने के बावजूद तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। तुम्हें इस गलती की पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हें हेवन की ठंडा का सामना करना होगा। ये सुनकर वी जो अब तक सर झुकाकर खड़ा था, वो अपना सर उठाकर उस पर्सन को देखते हुए कहता है, सीनियर, मैं जानता हूँ मैंने रूल को ब्रेक किया है और मैं पनिशमेंट के लायक हूँ, लेकिन वी ने बस इतना कहा था। वो पर्सन उस पर चिल्लाते हुए कहता है, एक तो तुमने गलती की, उसके बावजूद मुझसे बहस कर रहे हो। ये सुनकर वी तुरंत कहता है, नहीं सीनियर, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी पूरी बात सुनिए। तो वो सीनियर उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था और उस पर गुस्सा करने लगता है। वी ऊंची आवाज में कहने की कोशिश करता है, आप सभी मेरी बात तो सुनिए, लेकिन उसी समय एक थंडर उस पर गिर जाता है। वी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो एक जोरदार चीख निकालता है और घुटनों के पर आ जाता है। उसके दोनों हाथ चेन से बंधे हुए थे। वो उन चेन्स पर ही अपनी पकड़ कस देता है। उसकी पूरी बॉडी इस वक्त शिवर कर रही होती है। वो पूरा कांप रहा होता है। अगर ये ठंडर किसी और आम इंसान पर गिरी होती तो अब तक उसके चित्रे उड़ जाने थे। वी की थोड़ी हालत खराब हो रही थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता है और दोबारा कुछ कहने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तभी उस पर से दोबारा से आसमान से ठंडर लाइट गिर जाती है और उसकी हालत और भी ज़्यादा बुरी होने लगती है। वो ब्लड वॉमिटिंग करने लगता है। उसके आंखों में आंसू झलकने लगते हैं। वो इस ठंडा का सामना और नहीं कर सकता था। वो प्रेग्नेंट था। अगर उसने आगे और ये ठंडा का सामना किया तो उसके बेबी को अफेक्ट होगा। ये सब सोचकर भी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो किसी भी हालत में अपने बेबी को नहीं खोना चाहता था, पर उसे अभी बहुत से खतरनाक ठंडर का सामना करना था। वो पहले से ही अपने बेबी के बारे में सबको बताना चाह रहा था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसके यहाँ आते ही उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया। वी ये सब सोच ही रहा था, तभी उस पर से दोबारा एक खतरनाक ठंडर उस पर गिर जाता है और वी की चीख निकल जाती है।
फई जो अभी अभी इस अरीना में आई थी, वी को ऐसे देखकर वो पूरी तरह से कांप जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो वी के पास जाने के लिए दौड़ने लगती है, लेकिन उसे छाव छाव पकड़ लेती है। फई वी के पास जाने के लिए स्ट्रगल करने लगती है। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे होते हैं। सियान के साथ यहाँ जो हो रहा है वो उसका जिम्मेदार खुद को मार रही होती है। वो खुद को कर्ज करने लगती है। वी को ऐसे देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। तभी वी पर दोबारा से ठंडा लाइट गिर जाती है, जिसे देखकर फई चिल्लाते हुए रोने लगती है। फई को ऐसे देखकर छाव छाव को अच्छा नहीं लग रहा था और उसे सियान के लिए भी बुरा लग रहा था, पर वो कुछ भी नहीं करती है। वो बस चुपचाप ये तमाशा देख रही होती है, ये देखने के लिए आखिर ये तमाशा कब तक यहाँ पर चलने वाला है। वी जो इस ठंडक के पड़ने से पूरा अंदर तक कांप चुका था, वो खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। उसके पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो और इन सब को नहीं झेल सकता था। वो भले ही इमॉर्टल है और उसे कुछ भी नहीं होगा फेन के सिवा, लेकिन उसका अनमोल बेबी वो तो इमॉर्टल नहीं है। वो कब तक इससे झेल पाएगा। उसके दिमाग में अपने बेबी को खोने का डर सता रहा होता है। उसे कैसे भी अपने बेबी को अब प्रोटेक्ट करना है। उसे इस ठंडक से बचना होगा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, पर इसके आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक पड़ रहा होता है। वो अपनी धीरे धीरे करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वी के ऊपर से फिर से ठंडा लाइट गिरने लगती है तो उसके चारों ओर रेड कलर का सिल्ट उसके चारों ओर से उसे कवर कर लेती है। इससे भी ठंडा से तो बच जाता है, लेकिन एक जोरदार धमाका होता है। सभी जो अपनी सीट पर खड़े थे इस धमाका देखने के बाद अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। वी के आसपास काफ़ी सारा धुआं था, जिससे वो सभी वी को नहीं देख पा रहे थे। जब वो धुआं हटता है तो वी जो अब तक अपनी नींव पर था वो खड़ा होता है। उसकी रेड कलर की डेयरिंग आइज सब लोगों को एक डेड क्रियर के साथ देख रही थी। उसके वाइट सिल्की हेयर्स हवा में उड़ रहे होते हैं। उसके आसपास बहुत से ब्लैक फॉग घूम रहे होते हैं। वी अपनी डेमोनिक पावर का यूज़ कर रहा होता है। वह अपना हाथ जल्दी से छुड़ाता है और अनीना से बाहर निकलने लगता है, लेकिन वो ठंडक जैसे उसके पीछे पड़ा था। वी जहाँ जा रहा था ठंडक वहाँ पर भी गिरने लगता है। वहाँ हर कोई बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। वो सभी हक्के बक्के ही रह गए थे वी को ऐसे देखकर। वी इस वक्त अपनी डेमोनिक पावर का यूज़ कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? उनके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, पर फिलहाल उन्हें वी को पकड़ना था, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, क्योंकि वो अपनी पावर को हैंडल नहीं कर पा रहा था। जब वी को मून पैलेस में लाया गया तब उसकी सारी डेमोनिक पावर को सेव कर दिया गया। इन सब प्रोसेस के चलते वी ने अपनी मेमोरी को खो दिया। अब जबकि अचानक से उसकी सारी डेमोनिक पावर अवेकन हो रही है तो वो उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। वो बिल्कुल भी अपनी सेंस में नहीं था। वो अपने ब्लैक फॉग को इधर से उधर फेंक रहा होता है, जिससे हर किसी को हर्ट हो रहा था। उसकी डेमोनिक पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसे दूर से भी कोई सेंस कर ले। फई जो वहाँ पर खड़े होकर वी को ऐसे देख रही थी, उसकी तो लगभग आंखें ही बाहर निकलने वाली थी। वो उसे आंखें फाड़ फाड़ के ही देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके सियान काका जो इतने शांत रहते हैं, वो अपने असली रूप में इस तरह से दिख सकते हैं। वी इस वक्त सफ़ेद बाघ की तरह दिख रहा था, जो हर किसी को खा जाने वाली नज़र से देख रहा था। एक लास्ट वी के सामने फई आ जाती है और वी उसे भी बख्शता नहीं है, उस पर भी हमला करने लगता है। वी के लिए तो इस वक्त सभी वहाँ पर हर कोई इसका दुश्मन था, जो उसे हर्ट करना चाहते हैं। वो इस वक्त अपने बिल्कुल भी होश में नहीं था और वो सबको मारने की कोशिश कर रहा होता है। जब वी फई पर अटैक करता है तब छाव छाव उसे बचा लेती है और उसे वहाँ से लेकर भाग जाती है। वहाँ खड़े सभी ऑफिसर वी को अपनी अपनी टेक्निक की मदद से पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर वे किसी के हाथ ना आते हुए सबको हर्ट करने लगता है। वो इधर से उधर भागते हुए तबाही मचा रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। एक तो उसे उन ऑफिसर लोगों से बचना था, ऊपर से वो ठंडा लाइट जो उस पर बार बार हावी होने की कोशिश कर रही थी। एक लास्ट वो सारे ऑफिसर वी को बुरी तरह से कैप्चर कर लेते हैं।
वी उस फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वह ऐसा करने में नाकामयाब होता है। वो पूरी पावर लगा रहा था, लेकिन फिर भी वो उस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वी अपने फुल डेमोनिक अपीयरेंस में आ चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहा था और वहाँ से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहाँ खड़ा हर पर्सन वी को अनएक्सपेक्टेड रूप के साथ देख रहा था। वी फॉर्मेशन के अंदर से ही बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है, क्योंकि उस पर हेवन के पनिशमेंट का असर अभी भी हो रहा था। थंडरलाइट उसे अभी भी चुप रही थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है। तभी एक धमाका होता है और वो फॉर्मेशन ब्रेक हो जाता है। यहाँ तक कि हेवन की लाइट जो अब तक वी पर पड़ रही थी वो भी रुक जाती है। उस धमाके की वजह से वी के आसपास काफ़ी ज़्यादा धुआं था। जब वो धुआं हटता है तो सामने का नज़ारा देखकर सभी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहते हैं, फेरी क्वीन यहाँ क्या कर रही है? फेरी क्वीन वी को अपनी बाहों में पकड़ कर रखी हुई थी। वी इतने ज़्यादा गुस्से में था कि उस फेरी क्वीन के हाथों को काटने लगता है। वो उस पर बाइट कर रहा था, पर फेरी क्वीन एक उप तक भी नहीं करती। वी धीरे धीरे शांत हो जाता है और उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाता है। फेरी क्वीन उसके बालों पर अपने हाथ को फहरा रही होती है। उसकी आंखों में आंसू थे। अपने बेटे को इस कंडीशन में देखकर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उस अरेना में मून एम्परर भी आ जाते हैं, जो शायद इन सारे कारनामों से बेखबर थे, और वो वी की मदर को वापस देखकर इमोशनली उनकी तरफ देख रहे होते हैं। पर वी की मदर गुस्से में उन्हें घूर रही होती है, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो मून एम्परर का किया जा रहा है, और उन्हें उन पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मून एम्परर तो वी की मदर को देखने के बाद काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि वी की मदर इतने सालों के बाद होश में आई थी और अपने रूम से बाहर निकली थी। जब मून एम्परर ने ज़बरदस्ती उन्हें मून पैलेस में लाया था, तब वी की मदर उन्हें काफ़ी समझाती है कि वो कोई बुरी पर्सन नहीं है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, प्लीज़ हमें एक साथ रहने दो। लेकिन मून एम्परर थोड़ी ना मानने वाले थे, और जब वी की मदर को ये बात पता चली वी की फादर अब नहीं रहे, तो उन्हें तो एक सदमा सा लग गया था। उस दिन वो मून एम्परर के सामने बहुत ज़्यादा रोई थी और उन्हें वी की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। इस तरह से मून एम्परर को वी के बारे में पता चल गया, लेकिन वी एक हाफ डीमन है और वो ज़्यादातर अपनी डीमन पावर का ही यूज़ करता है, इसलिए मून एम्परर ने उसे पैलेस में लाना सही नहीं समझा। लेकिन जब वी इमॉर्टल हुआ और अपनी मून पावर का यूज़ करने लगा, तो मून एम्परर को पता चल गया और उन्होंने वी को मून पैलेस लाने का फैसला किया। आगे जब वी को होश आता है तो खुद को अपने रूम में पाता है। वी को होश में आता देखकर वी की मदर उसे उठने में मदद करती है। उसे ठीक से बैठाते हुए पूछती है, क्या अब तुम ठीक फील कर रहे हो? वी की आंखों के सामने तो फ्लैग बज चल रहा होता है। वो सब कुछ याद कर रहा होता है कि क्या क्या हुआ, और वो अपना हाथ अपने स्टमक पर रखता है। जब वो ये फील करता है सब कुछ सही है, तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है और अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, क्या आपने मेरी जान बचाई? इससे पहले वी की मदर को जवाब दे पाती, वहाँ फई आ जाती है और वी को जगा हुआ देखकर सीधा उसे गले लगा लेती है और कहती है, सियान गागा, अब आप कैसे हैं? आपको उस हालत में देखकर मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तब वी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, अब मुझे छोड़ो, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइट पकड़ रखा है, मैं अभी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा फैसला नहीं झेल सकता। ऐसा कहकर वो फई को खुद से दूर करता है। इसमें फई मुँह बनाते हुए और उससे अलग होकर वापस खड़ी हो जाती है। वहाँ पर छाव छाव भी थी, जो वी की मदर से कहती है, क्वीन मुझे लगता है हमें सियान को उसके बारे में बता देना चाहिए, इससे शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। वी की मदर बस नोट करती है। छाव छाव की बात सुनकर वी कहता है, आप दोनों किस बारे में बात कर रही है? तब छाव छाव उसके बारे में उसे सारी बात बताती है। वी सब चीज़ को सुनने और समझने के बाद, इसका मतलब फेरी क्वीन मेरी मदर है, ऐसा कहकर वो उन्हें को बस देखे जा रहा होता है। वी की मदर उसके बारे में प्यार से अपने हाथों को फहराते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। अगर आज छाव छाव सही समय पर मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म नहीं करती तो मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ पाती। इसमें वी उनसे पूछता है, मैं इतने समय से मून पैलेस में था, फिर मैं कभी आपसे मिल क्यों नहीं पाया? इसमें वी की मदद उदास होकर कहने लगती है,
जब मुझे तुम्हारे फादर के बारे में पता चला, उसके बाद से मैंने लोगों से दूरियां बना ली और एकांतवास में चली गई। ऐसा कहते हुए वो अपने हस्बैंड को याद कर रही होती है। वो बहुत ज़्यादा उदास थी, पर वो खुद को संभालती है और फिर कहती है, इसलिए तुम्हारे यहाँ आने के बावजूद तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वे ये देख सकता था अपने हस्बैंड को याद करते हुए वो कभी ज़्यादा उदास हो रही है, तब वो सीधा उन्हें हग कर लेता है और कहता है, मदर। वो बहुत इमोशनल हो चुका था, उसकी आंखों में हल्की आंसू की परत आ गई थी। बेशक उसके पास उसकी अपनी यादें नहीं हैं, लेकिन वो फील कर सकता है अपनी मदर की वार्मनेस, उनके लव को। यही तो वजह है, इतना गुस्सा होने के बावजूद उसकी मदर के स्पर्श से ही वो बिल्कुल शांत हो चुका था। उन दोनों के बीच थोड़ी देर इमोशनली बातें होती हैं, जहाँ बातों के बीच वी उन्हें बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद तो वहाँ खड़ी छाओ छाओ शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहती है, क्या कहा तुमने? इसमें वी कहता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब छाओ छाओ कहने लगती है, आखिर तुम कब प्रेग्नेंट हुए और कैसे? यहाँ छाओ छाओ को तो ये बात खटक गई थी, वी प्रेग्नेंट है, आखिर उसे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? उसे तो हर चीज़ के बारे में पहले से ही पता चल जाता है, तो आखिर उसे ये बात कैसे नहीं पता चली? छाओ छाओ के एक्सप्रेशन को बदलता देख वी कहता है, जब मैं धरती पर गया था तब मैं प्रेग्नेंट हो गया था। ये सुनकर वही तुरंत कहती है, पर इस बच्चे का बाप कौन है? तो वी स्माइल करता हुआ उसी के अंदाज में कहता है, वही जो मेरे पहले बच्चे का बाप था। वी की मदर तो उसकी प्रेगनेंसी को जानने के बाद काफ़ी खुश थी और उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था। इस हालत में उसे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। वो वी के फोरहेड में किस करती है और उन्हें प्यार से देखने लगती है। तभी वी कहने लगता है, मदर, मैं लैंसन को पसंद करता हूँ और जबकि मुझे ये पता चल रहा है वो मेरा हस्बैंड है, तो मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपनी मदर की गोद में सर रख लेता है। इसमें वी की मदर स्माइल करते हुए कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, तुम यहाँ की फिक्र मत करो, तुम बस अपने लवर के पास जाओ। ये सुनकर वी स्माइल करने लगता और फिर कहता है, मदर क्या आप मेरे साथ नहीं चलेंगी? तो इसमें वी की मदर कहती है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। वी थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, तो वी की मदर उसके चीक्स को खींचते हुए कहती है, लेकिन मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम गुसू में बैंक्वेट हॉल को देखते हैं, जहाँ युआन के बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था। उस बैंक्वेट में लगभग हर क्लान के सभी लोग आए थे और फिर बैंक्वेट खत्म होने के बाद धीरे धीरे कर वहाँ से सब लोग जाने लगते हैं। बैंक्वेट में बस उनके क्लोज फ्रेंड ही रह गए थे। युआन जो उस बैंक्वेट में चिंगली और झिंगी के साथ था, वो आपस में बातें कर रहे थे, जहाँ युआन तो वी के ही बारे में बात कर रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि वो एंजल से मिला था और उससे उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई। इसमें झिंगे कहने लगता है, गगा क्या आप सच में एंजल से मिले? तो युआन हामी से हिलाता है। तो चिंगलिंग कहता है, अगर ऐसा है तो तुमने उसे अपने सेलिब्रेशन में क्यों नहीं बुलाया? ये सुनकर युआन थोड़ा सा उदास हो जाता है, लेकिन वो कहता है पर वो बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते थे। वो तीनों आपस में लगे पड़े थे। लैन कुरेन और जिबुजुन जियांग पेमेन और मैडम यू से बातें कर रहे थे। बातों के बीच में मैडम यू लैनसन के बारे में जिबुजुन से पूछती है, क्योंकि उन्होंने बैंक्वेट के स्टार्टिंग में लैनसन को देखा था। उसके बाद से लैनसन बैंक्वेट में कहीं दिखाई नहीं दिया। तब जिबुजुन थोड़ी नाराजगी से जवाब देते हैं, क्या पता वो कहाँ गया, आजकल तो वो हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। क्योंकि वो लैनसन से थोड़े नाराज थे, वी के बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया और वो वी से नहीं मिल सके, जबकि वो वी से मिलना चाहते थे। इस वजह से वो थोड़ा गुस्से में थे। जिबुजुन की बात सुनकर लैन कुरेन कहते हैं, सिचेन। तब जिबुजुन कहते हैं, अंकल मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, वैसे भी वो हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता है। लैन कुरेन बस अपना सिर हिला देते हैं, वो अपने दोनों नेफ्यू को क्या करे। तभी कोई बैंक्वेट हॉल में एंटर करता है और आते साथ कहता है, क्या मैं लेट हो गया हूँ? क्या बैंक्वेट खत्म हो गया? तब सभी की नज़र उस पर्सन पर जाती है। बैंक्वेट में जितने भी लोग थे वो सभी उसे घूरने लगते हैं। पहला रीज़न, वो बैंक्वेट में इतना लेट आया है कि बैंक्वेट खत्म होने जा रहा है। दूसरा रीज़न, वो काफ़ी गॉर्जियस है। सभी की अटेंशन अपनी तरफ और आता देख वी
के फेस में एक छोटा सा पाउट आ जाता है। जब युआन की नज़र वी पर पड़ती है तब वो चिल्लाता है एंजल गा और दौड़कर वी से लिपट जाता है। वी प्यार से उसे देखता है और उसके पूरे फेस में किसेस कर लेता है। इससे युआन बुरी तरह से शर्मा जाता है। उसके चिक्स और ईयर्स काफ़ी रेड हो चुके थे। वो वी से थोड़ा दूर होता है। उसने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया था और शर्म से लाल हुए चेहरे को झुकाकर रखा हुआ था। ये देखकर वी उसके चिक्स को पकड़कर खींच देता है और कहता है तुम काफ़ी क्यूट हो। तो युआन कहता है गगा ऐसा मत करो। तब तक युआन के पास चिंगलिंग और झिंगी भी आ जाते हैं। चिंगलिंग कहता है क्या यही तुम्हारी एंजल गगा है? ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। तब झिंगी कहता है ब्यूटीफुल क्यों ना होंगे, ये एंजल है और एंजल तो ब्यूटीफुल होते ही हैं। तभी युआन बोलता है सियान गगा ये मेरी कज़न है चिंगलिंग और झिंगी। तब भी प्यार से उन दोनों के बालों में अपने हाथों को फहराता है और झिंगी की फोरहेड में किस कर लेता है। इससे झिंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। झिंगी उन दोनों से भी छोटा था जो सिर्फ 4 साल का था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो वी से रहा नहीं गया और उसने उसे किस कर लिया। लेकिन इससे चिंगलिंग थोड़ा सा जेलस हो जाता है और वो कहता है गगा आपने इन दोनों को किस किया, क्या आपको मैं अच्छा नहीं लगता हूँ? ऐसा कहकर वो बहुत ही सैड फेस बनाने लगता है। तो वी हंसते हुए कहता है अरे ऐसा नहीं है और वो उसके भी फोरहेड में किसेस कर लेता है। तब चिंगलिंग स्माइल करने लगता है। तभी उन्हें जिसन गगा की आवाज़ आती है वी आई मीन सियान, क्योंकि लैंसन ने उसे बताया था वी ने अपनी पहचान को खो दिया है। वो उससे अपनी नई पहचान के साथ मिला था, इसलिए जिपुचुन ने उसे सियान नाम से पुकारा। वी उनकी तरफ देखता है। उनके पास उसकी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी। जियांग यानली, जियांग फेमियान, मैडम यू, चंगसा, वेनिंग, वेनकिंग। हालांकि उसे इनमें से उसे कोई भी पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी छाओचा ने उसे जितना बताया था इस हिसाब से ये सभी उसकी फैमिली ही है। वी स्माइल करता है जिपुचुन की आवाज़ सुनकर और उनकी तरफ देखते हुए कहता है गगा आप मुझे वी बुला सकते हैं। ये सुनकर जिपुचुन कुछ भी नहीं कह पाते, वो बस स्माइल करते हैं। आयुआन ये सुनकर वी को हैरानी से देखता है क्योंकि वी उसकी मदर का नाम था। तो आखिर सियान उससे ऐसा क्यों कह रहा है कि उसे वी बुलाया जाए? और वो एकटक वी को देखे जा रहा था। तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो कहता है ये मैंने पहले क्यों नोटिस नहीं किया। गगा आप मेरी मदर की तरह थोड़े थोड़े देखते हैं। ये सुनकर वी कहता है युआन तुम मुझे गगा की जगह मदर क्यों नहीं बुलाते? युआन मदर वर्ड को दोहराते हुए कहता है क्या क्या आप मेरी मदर है? वो ऐसा कहते हुए थोड़ा हिचक रहा था क्योंकि उसे डर लग रहा था अगर सियान ने उसे मना किया तो उसका दिल टूट जाएगा। तब भी अपनी नींव पर आ जाता है। युआन के फेस को अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहता है बेबी मम्मा ने तुम्हें बहुत मिस किया। वी के ऐसा कहने की देरी थी। युआन की आंखों में आंसू झलक आते हैं और वो रोते हुए वी को हक कर लेता है और कहता है मम्मा आपने आने में इतना लेट क्यों लगाया? और आए भी तो फिर वापस चले गए थे। अब मैं आपको कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तब भी आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए कहता है हाँ इस बार तो मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगा। वो दोनों अपनी इमोशनली बातें कर रहे थे। तभी उन्हें लैंसन की आवाज़ आती है वी क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? वी अपने पीछे पलट कर देखता है, वहाँ लैंसन खड़ा हुआ था। तब वी युआन से हक को ब्रेक करता हुआ खड़ा हो जाता है और लैंसन की तरफ देखते हुए कहता है लैंसन वो मैं वी ने बस इतना ही कहा था। लैंसन तो उसके बहुत करीब आ चुका था और उसके फेस को पकड़कर मेजली किस करना शुरू कर देता है, वो भी सबके सामने। इससे वी बुरी तरह से चौंक जाता है और लैंसन के चेस्ट में मारने लगता है और कहता है बेशरम इंसान तुम्हें जरा सी शर्म नहीं है, हमारा बच्चा यहाँ है। ये सुनकर लैंसन कहता है मुझे माफ़ कर देना पर मैं तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया। इसमें वी अपने फेस को उसके चेस्ट में ही छुपा लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शाय फील कर रहा था और सभी उन्हें ऐसे देखकर हंसने लग जाते हैं। यानी कहती है लैंसन तुम आइन के साथ अपना टाइम स्पेंड बाद में कर लेना, फिलहाल की तो आइन को हमसे मिलने दो।
वैसे भी वो तुम्हारे साथ ही रहने वाला है। तभी जंगसा की हाउस वॉइस आती है जिसने बच्चों की आंखों के सामने हाथों को रखा हुआ था और वो कहता है, क्या तुम कहीं भी शुरू हो जाओगे? यहाँ सब कोई है, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी, तुम मेरे भाई को पब्लिकली किस नहीं कर सकते हो। तब लैंसन कहता है, पर मैंने तो पहले भी किया हुआ है। तो इसमें जंगसा चिल्लाता है, तुम आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो। आगे से लैंसन एकदम खामोश हो जाता है क्योंकि वो जंगसा से ऐसे शब्दों में तो लड़ सकता नहीं था और वो बस अपना मुंह बिगाड़ लेता है। तभी युआन की आवाज़ आती है जिसने अपनी आंखों के सामने हाथ को रखा हुआ था। वो अपने हाथों को हटाता हुआ कहता है, चलिए हम दोबारा से सेलिब्रेशन करते हैं मम्मा की आने की खुशी में। और वो जाकर वी से लिपट जाता है। फिर से वो शांत बैंक्वेट में खुशियों की लहर दौड़ पड़ती है। सभी वहाँ एंजॉय करते हैं। वी सभी से मिलकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है और उसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार मिल रहा होता है जिससे वो कभी भी ना खोए ऐसा विश अपने मनी में कर रहा था। सभी वी के आने की खुशी की सेलिब्रेशन बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। जब बैंकेट खत्म हो जाता है तो वो सभी अपने अपने क्लाइंट को चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लैंसन और वी अपने रूम में होते हैं जहाँ वी खिड़की से बाहर आसमान में सितारों को देख रहा होता है। तभी लैंसन वी से सवाल करते हैं, क्या उन लोगों ने तुम्हें सच में हमेशा के यहाँ रहने की परमिशन दे दी है या फिर उन्होंने सिर्फ तुम्हारी प्रेगनेंसी को देखते हुए यहाँ तुम्हें भेज दिया है और तुम अपनी प्रेगनेंसी को पूरी करने के बाद वापस तो नहीं चले जाओगे? लैंसन के सवाल से वे उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तब लैंसन कहता है, मुझे क्या लगता है ये मायने नहीं करता है, तुम बताओ, तुम कहीं जाने का कोई प्लान तो नहीं बना रहे हो? ये सुनकर वी कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? एक तो मैं यहाँ इतनी मुश्किल से आया हूँ और ये तुम उटपटांग बातें कर रहे हो। लैंसन पाउट बनाते हुए बस वी को देखे जा रहा था। वी को इससे हंसी छूट जाती है और वो स्माइल करता हुआ लैंसन की नेक में अपने हाथों को फंसा लेते हैं और कहता है, लैंसन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही बिताऊंगा। और वो लैंसन का फोरहेड अपने फोरहेड से टिका लेता है। लैंसन भी उसे वेस्ट पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया है। आई लव यू वी एंड थैंक यू सो मच वापस आने के लिए। तुम्हारे बिना हर चीज़ अधूरा ही है, प्लीज़ अब तुम मेरे साथ ही रहना। और वो ऐसा कहते हुए उसके नेक पर सॉफ्टली किस कर रहा होता है। वी भी अपने हाथों को कस देता है। लैंसन उसे डीपली और रफली किस करने लगता है। लैंसन की टंग वी के माउथ को पूरी तरह से सर्च कर रही होती है। उसके हाथ वी की पूरी बॉडी में अब फैलने लगते हैं। वी इसे मौन करने लगते हैं। तभी उनके रूम का दरवाज़ा खुलता है और युआन की एंट्री हो जाती है। वो बेड में जाकर बैठ जाता है। वो दोनों ही इस वक्त खिड़की की तरफ खड़े हुए थे तो युआन ने उनको नहीं देखा था। डोर की आवाज़ सुनकर वो दोनों क्रिस को ब्रेक करते हैं। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के बहुत ही क्लोज थे और गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। उन्हें युआन की आवाज़ आने लगती है जो कह रहा था, मॉम डैड आप दोनों कहाँ हैं? क्या आप दोनों बाथटब में रोमांस करने तो नहीं लग गए? अपने बेटे की सेमलेस वॉइस सुनकर वी लाल पीला होने लगता है। तब लैंसन युआन के पास जाता है जो बेड में उन्हीं का इंतजार कर रहा था। वो बार बार मॉम डैड कहे जा रहा था। लैंसन कहता है, सेमलेस आखिर तुम इस तरह से बातें क्यों कर रहे हो? तब युआन कहने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आप बेड में नहीं हैं तो क्या हो गया? आप कहीं और मॉम को किसेस कर रहे होंगे। युआन निडर होकर सेमलेस ही सब कुछ कह रहा था। लैंसन ये देखकर चिल्लाता है, युआन तुम इस तरह से बातें कैसे कर सकते हो? तब युआन पाउट बताते हुए कहने लगता है, क्या मैंने कुछ गलत नहीं कहा, अब मॉम को किसेस कर रहे थे। ये सुनकर लैंसन गुस्से में कहता है, तुम बदमाश बच्चे, क्या तुम मुझे टीस कर रहे हो? और वो बेड में आ जाता है, युआन को पकड़ लेता है। युआन चिल्लाता है क्योंकि लैंसन ने उसके कान को पकड़ लिया था। युआन कहता है, डैड ईयर्स को नहीं, आपको पता है ना मेरे ईयर्स कितने सेंसिटिव है। वो लैंसन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके कान को छोड़ दे, पर लैंसन ने उसके कान को नहीं छोड़ा था। वी जो वहाँ आ गया था वो कहता है, लैंसन उसके कान को छोड़ दो, वो रोने लग जाएगा। वी के ऐसा कहने की देरी थी। युआन नाटक करने लगता है और अपनी मोटी मोटी आंसू दिखाने लगता है। हालांकि लैंसन को पता था ये नाटक कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके कान को छोड़ देता है। जैसे ही युआन लैंसन से छूटता है
वैसे ही वो वी के बाहों में अपने आप को छुपा लेता है। वी भी उसे हक करता है, उसके फोरहेड में किस करता है। यॉन कहता है, मॉम मैं आपके साथ सोऊंगा और आप मुझे लोली सुनाओगी। यॉन की बात सुनकर ना सिर्फ वी स्माइल करता है बल्कि लैनसन भी स्माइल करता है। उनकी स्वीट सी नाइट और उनके अनबोर्न बेबी के साथ ये फैन फिक्शन हैप्पीली यहाँ एंड होता है। आई होप आप इस एंडिंग से सेटिस्फाई होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।